न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। देश प्रदेश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की सेहत ठीक, 1-2 दिन में होंगे डिस्चार्ज। चिराग दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे 3-in-1 विचारक, नेता और संगठक, कहा जेपी नड्डा ने। और अब खबरें विस्तार से। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की सेहत ठीक हो चुकी है, 1-2 दिन में होंगे डिस्चार्ज। अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी की तबीयत में पहले से सुधार है। उनको अस्पताल से 1-2 दिन में छुट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार देर रात उनके बेटे शाबान बुखारी ने खुद वीडियो जारी कर बताया कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। साथ ही उन्हें 1 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की जानकारी भी साझा की। वहीं इससे पहले दोपहर में दिल्ली की जामा मस्जिद के कार्यालय के सचिव अंसार उल हक ने वीडियो जारी कर सैयद अहमद बुखारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में ENT सर्जन ने शाही इमाम की सर्जरी की है। शाही इमाम की तबीयत ठीक है और जल्द ही इंशाअल्लाह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बता दें कि अरारुल हक के बयान को शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। शाबान बुखारी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, जल्द डिस्चार्ज होंगे, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही सैयद अहमद बुखारी के पोते सैयद अरीब बुखारी ने लोगों से अच्छी सेहत के लिए दुआ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो भी साझा किया। देश विदेश से दुआओं का सिलसिला जारी है। शाही इमाम की तबीयत की खबर सामने आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से उनके चाहने वालों, अनुयायियों और धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा दुआओं और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही है। किबला वालिद साहब के ताल्लुक से खबर गर्दिश कर रही है जो बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि वालिदे बुजुर्गवार हज़रत किबला सैयद अहमद बुखारी साहब कुछ दिनों से मुंह में इन्फेक्शन होने की वजह से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उनके मुआलिज ख़ास डॉक्टर नूर मलिक साहब के मुताबिक अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हैं और तबीयत बेहतर है। इंशाअल्लाह 2-3 के अंदर वो हॉस्पिटल से घर तशरीफ़ ले आएंगे। दुनिया के उन करोड़ों अहबाब और मुखलिसीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने किबला वालिद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं की। मज़ीद उनकी सेहत व आफ़ियत के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद शाबान बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। किबला वालिद साहब के ताल्लुक से खबर गर्दिश कर रही है जो बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि वालिदे बुजुर्गवार हज़रत किबला सैयद अहमद बुखारी साहब कुछ दिनों से मुंह में इन्फेक्शन होने की वजह से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उनके मुआलिज ख़ास डॉक्टर नूर मलिक साहब के मुताबिक अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हैं और तबीयत बेहतर है। इंशाअल्लाह 2-3 रोज़ के अंदर वो हॉस्पिटल से घर तशरीफ़ ले आएंगे। दुनिया के उन करोड़ों अहबाब और मुखलिसीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने किबला वालिद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। मज़ीद उनकी सेहत व आफ़ियत के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। और चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। चिराग दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को चिराग दिल्ली गांव में बने एक पुरानी मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बने वातानुकूलित मोहल्ला क्लिनिक को भाजपा सरकार द्वारा रंग रोगन कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये क्लिनिक पहले आम आदमी पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन 3 दिसंबर 2007 को
रीटेक। इसका उद्घाटन 3 दिसंबर 2017 को उस समय के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा किया गया था। इस मौके पर वो स्वयं और निगम पार्षद पूजा जाखड़ भी मौजूद थी। उन्होंने दावा किया कि ये क्लिनिक पूरी तरह वातानुकूलित था और जनता को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही थी। आप नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा को सरकार बनाए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस काम शुरू नहीं किया गया है। जो वादे जनता से किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया। इसके बजाय पहले से बनी हुई सुविधाओं पर केवल नाम बदलने और पेंट करने का काम हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को उसी स्थान पर ले जाकर बदलाव को दिखाया और कहा कि ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा पहले से उपलब्ध थी तो उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्यों बदला गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। असल में भाजपा का जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। मैं ले लूंगा। अभी आप लोग कई दिनों से अखबारों में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि 100 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पूरे हुए और 100 दिनों के उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं उसमें 20 बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि है कि दिल्ली में करीब 31 जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए हैं। और ये वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जिनके विषय में कहा जाता था, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही। और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। और कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन, मंत्री स्वास्थ्य के करकमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग चिराग दिल्ली के भी होंगे वो लोग भी अखबार में खोल के देख रहे होंगे, कहते होंगे यार बड़े यार 30-31 जो है आरोग्य मंदिर बन गए और उसके अंदर पता नहीं क्या नई फैसिलिटी शुरू हो गई, पता नहीं केंद्र से कितना पैसा आया होगा जो बना होगा। मगर जब चिराग दिल्ली के लोगों को पता चलेगा वो आरोग्य मंदिर नहीं है, वो वही डिस्पेंसरी जो लाल रंग की ईंट की दीवार से बनी हुई थी, उसके ऊपर पिछले 10 दिनों से सिर्फ ये काम किया गया है कि बाहर जो है पहले लिपाई पुताई करी गई है, पीले रंग का पेंट किया गया है, फिर ये कुछ इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। अंदर घुस के आप देखिएगा वही डॉक्टर, वही फार्मासिस्ट, वही सारी की सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन भी पहले से हमने लगवा रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने लगवाया, एयर कंडीशन भी हमने लगवाया था। और जब लगवाया था तो ये पहली डिस्पेंसरी थी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, इसके लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। आप अंदर जाके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं डिस्पेंसरी पर।
ये आपने पीछे जो झुग्गियां जो बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं, ये मद्रासी कैंप है जो झुग्गियों पर बुलडोजर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे चला रही है। जब हमारी सरकार थी हमने सारे बुलडोजर रोक रखे थे और किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं करनी थी झुग्गी वालों के ऊपर। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है, दिल्ली में लगातार जो है बुलडोजर जो है लोगों के आशियाने तोड़ रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। यहाँ झुग्गिया जो है मद्रासी कैंप में आज बारापुला मद्रासी कैंप में बुलडोजर जो है वो चल रहा है, जिसमें लोगों ये बारापुला मद्रासी कैंप के लोग पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे रहते थे और जो कि ड्यूसिफ जो है रजिस्टर्ड बॉडी होती है जो दिल्ली सरकार की होती है, उसमें यह सारी झुग्गियां जो है रजिस्टर्ड थी। अब इनको मकान देने की इन्होंने बात की तो आधे लोगों को मकान दिए हैं, लेकिन आधे लोगों को मकान जो है वो नरेला दिए हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। अभी लोग नरेला जाके क्या करेंगे, ना वहाँ पे कोई रहने की सुविधा, ना कोई वहाँ पे स्कूल है, ना कोई वहाँ पे रोजगार है, ना कोई वहाँ पे किसी तरीके का ऐसी व्यवस्था है। पीने का पानी भी वहाँ बहुत खराब आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहती है। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देके, और ये सिर्फ झुग्गियों पे नहीं है, मकानों पे भी धीरे धीरे ये लोग आने वाले हैं और धीरे धीरे मकानों पे भी बुलडोजर ये लोग चलाने वाले हैं किसी न किसी बहाना लेके, क्योंकि इनको ये दिल्ली की जो प्राइम लैंड्स है वो इनको अपने करोड़ों पूंजीपति उद्योगपति ऐसे घरानों को देनी है ताकि इनको अच्छा पैसा जो है इन जमीनों को मिल जाए। तो गरीबों को कुचलना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, जो केजरीवाल की सरकार में कभी नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार में हो रहा है। देख लीजिए आप। और अब अगली खबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे 3-in-1 विचारक, नेता और संगठक भी, ऐसा कहा जेपी नड्डा ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 60 वर्ष पूर्व मुंबई में एकात्म मानववाद दर्शन को प्रस्तुत किया गया था और उसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन एवं पीपीआरसी आदि संस्थाओं द्वारा एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर को दीनदयाल ग्राम में परिवर्तित कर आयोजित एक उत्कृष्ट सेमिनार एवं प्रदर्शनी का रविवार को समापन हुआ। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के अनछुए पहलुओं का जिक्र करते हुए अपना उत्कृष्ट अभिभाषण रखा। इससे पहले आरएसएस के सह सहकार्य अरुण कुमार के उद्घाटन अभिभाषण से प्रारंभ 2 दिवसीय सेमिनार में जहां देश भर से आए 550 से अधिक पंजीकृत बुद्धिजीवी प्रतिभागी सम्मिलित हुए। उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा कुल 8 सत्र सेमिनार में हुए। इस सेमिनार के समापन सत्र में भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर एवं ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा के से कोषाध्यक्ष नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद रामवीर सिंह बिंदुड़ी, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह एवं रविंद्र इंद्राज, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख और विभिन्न सत्रों में दिल्ली भाजपा के पदाधिकारी एवं प्रवक्ता और विधायक भी उपस्थित रहे। 2 दिन के सेमिनार में 8 पुस्तकों का अनावरण किया गया, जिसमें प्रभात प्रकाशन का विशेष योगदान रहा। पंडित दीनदयाल ग्राम में लगाई प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही और इससे लगभग 15,000 दिल्ली वाले एवं संघ परिवार से जुड़े कार्यकर्ता देखने पहुंचे। सेमिनार के व्यवस्थापक विष्णु मित्तल एवं प्रदर्शनी के संयोजक राजीव बब्बर ने दोपहर में दिल्ली के पत्रकारों को प्रदर्शनी दिखाई और प्रदर्शनी के विशेषताओं जैसी 3D के उपयोग प्रयोग आदि पर विशेष चर्चा की। उन्होंने प्रदर्शनी में एनिमेफी डिस्प्ले के प्रयोग आदि पर विशेष चर्चा की। हम सब लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं कई बार कहता हूं कि 3-in-1 थे। कोई व्यक्ति सिर्फ लीडर होता है, कोई व्यक्ति विचारक होता है, कोई व्यक्ति संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल जी 3-in-1 थे। He was a leader in his own right, he was a thinker and he was an organizer. इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं। सभी लोगों को
और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम किया और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई और जिसको हम सब लोग जानते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे होंगे, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इंपैक्ट था, बहुत ज्यादा। पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीजों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की बात। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अब अगली खबर। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 2 जोन में लगाई सेंध। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में सोमवार को संपन्न हो गया है। एमसीडी में वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजे सामने आ गए। कुल 12 जोनों में हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर जोन पर अपना परचम लहराया। वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 डिप्टी चेयरमैन पदों पर जीत दर्ज की है। कई जोनों में उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया, जिससे मुकाबला बेहद एकतरफा रहा। सीटीएसपी जोन में आपके विकास को चेयरमैन, पूजा को डिप्टी चेयरमैन और राफिया माहिर को स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है। इस तरह करोल बाग जोन में आपके पुनीत राय और कविता चौहान को चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन पद पर कोई चुनौती नहीं मिली। वहीं केशवपुरम जोन में भाजपा के विकेश सेठी और अजय रवि हंस को भी निर्विरोध जीत मिली। नजफगढ़ जोन में भाजपा की सविता ने 20 में से 15 वोट पाकर चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की, जबकि डिप्टी चेयरमैन बने देवेंद्र। शाहदरा साउथ जोन में भाजपा उम्मीदवार रामकिशोर शर्मा चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुए, जबकि राजू सचदेवा पर डिप्टी चेयरमैन पद पर जीत मिली। रामकिशोर शर्मा और राजू सचदेवा को 23 में से 18 वोट हासिल किए गए। शाहदरा नॉर्थ में पुनीत शर्मा और मुकेश कुमार बंसल को 32 में से 20 वोट मिले हैं। पुनीत शर्मा चेयरमैन बने हैं, जबकि मुकेश कुमार बंसल डिप्टी चेयरमैन बने। साउथ जोन में भाजपा के उम्मीद सिंह ने 10 वोट लेकर जीत हासिल की। वहीं डिप्टी चेयरमैन अनीता और स्टैंडिंग कमेटी सदस्य जगमोहन मिहावलत भी भाजपा से चुने गए। इस जोन में कड़े मुकाबले में भाजपा ने जीत हासिल की है। नरेला जोन में भाजपा की बबीता और जनता देवी को 19 में से 13 वोट मिले हैं। बहुत धन्यवाद। जैसा अभी भाई ने कहा कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और आज मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आज शाहदरा साउथ जोन का चेयरमैन और राजू सचदेवा जी को डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार बनाया था। हम चुनाव जीत कर आए हैं और अब हमारी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि मानसून दिल्ली में आने वाला है। कहीं पर जल भराव ना हो और हमारे शाहदरा साउथ जोन में तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहले कल से ही हमको ये काम शुरू करना है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। आज दिल्ली में बहुत बड़ी बात है अतिक्रमण की, उस पर हमको ध्यान देना है। और साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली में हो गई है, तो हमारी और ज़्यादा हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। हमको दिल्ली वासियों को जिस आशा से वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें उस आशा पर खरा उतरना है। उसके लिए 24/7 मोदी जी की तर्ज पे हम सबको काम करना पड़ेगा। तब दिल्ली की जनता को लगेगा कि सच में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। थैंक यू। सचदेवा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आप डिप्टी चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुए हैं?
मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी जो बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, राजा इकबाल जी का, पूरी टीम का, पूरे पार्षद बहनों और भाइयों का, जिन्होंने आज हमारे को शाहदरा साउथ जोन के बड़े भाई रामकिशोर जी को चेयरमैन बनाया है और मुझे डिप्टी चेयरमैन बना के 18 वोट हमारे को डले हैं और 5 पक्ष। देखिए ये एक हमारे लिए चुनौती है क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं, पिछली जो हमारी मेयर थी उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया था, ना ही हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे कार्य हो रहे थे। क्योंकि कारण क्या है कि जब से हम सत्ता में आए हैं 2.5 साल बिल्कुल बेकार चले गए। अब हमारे मेयर बने हैं और मैं डिप्टी चेयरमैन और मेरे बड़े भाई रामकिशोर जी चेयरमैन बने हैं। हमारे पास 26 वार्ड आते हैं हमारे शाहदरा साउथ जोन में। हम सभी वार्डों में निरीक्षण कर जो भी समस्या है उससे सुचारू ढंग से करेंगे और क्षेत्र में मिलकर अपने पार्षदों में गति से आगे काम बढ़ाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया है उसको निरंतर चलाकर हम निरंतर कार्य करेंगे। जय श्री राम। अब अगली खबर। स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कनिमोजी से पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। इस प्रश्न का उन्होंने बहुत सधा हुआ जवाब दिया, जिसे सुनकर हॉल में मौजूद लोग खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों और नेताओं का डेलीगेशन विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी ऑल पार्टी डेलीगेशन में स्पेन गई डीएमके सांसद कनिमोजी से एक प्रवासी भारतीय ने सवाल किया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए और इसे लेकर उनका क्या रुख है। इस पर कनिमोजी ने जो जवाब दिया उसके बाद पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमके सांसद ने कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है एकता और विविधता। यही सबसे जरूरी संदेश है जो आज दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय स्पेन में भारत का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कनिमोजी ने कहा कि प्रवासी समुदाय लोगों को ये बताने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि भारत शांति चाहता है। कनिमोजी का जवाब सुनकर हॉल में मौजूद लोग खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके। बता दें कि कनिमोजी का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में डीएमके केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल 3 भाषा फॉर्मूले का विरोध कर चुकी है। ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएमके ने लगातार तर्क दिया कि एनईपी में त्रिभाषा नीति गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपती है। You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. और अब अगली खबर। टैंकर पलटते ही उसमें भरा रिफाइंड ऑयल सड़क किनारे बहने लगा। ये देख आसपास के ग्रामीण जमा हो गए और तेल लूटने की होड़ मच गई। लोगों ने गंदगी, मिट्टी, यार कीचड़ की भी किसी ने परवाह नहीं की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी में नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलट गया। हादसे के तुरंत बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और टैंकर से बह रहे तेल को डिब्बों व बाल्टियों में भरकर अपने घर ले जाने लगे। हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा गांव के पास वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे का है। मंगलवार सुबह टैंकर सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। कठौरा गांव के पास ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिससे टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा रिफाइंड ऑयल सड़क किनारे बहने लगा। ये देख आसपास के ग्रामीण जमा हो गए और तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे सहित कई बर्तनों में रिफाइंड तेल भरकर ले गए। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग कीचड़ में से रिफाइंड ऑयल छान छान कर ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। गंदगी, मिट्टी या कीचड़ की भी किसी ने परवाह नहीं की। हादसे में टैंकर चालक रामराज पुत्र राममिलन निवासी बहादुरपुर हैदरगढ़ जिला बाराबंकी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
अब देखते हैं अगली खबर। दिन में राखी और रात में महिला के वेश में चोरी, 41 लाख के गहने के साथ आरोपी अरेस्ट। बिहार में खरीदी लाखों की जमीन। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के पास से लाखों की ज्वेलरी बरामद की है। इसके साथ ही उसके पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाले हथियार भी बरामद किए गए। आरोपी चोर बिहार के खगड़ियों का रहने वाला है। मुंबई के मालाड पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो दिन में रैकी करता और रात में महिला के वेश चोरी की वारदात को अंजाम देता। शातिर चोर ने मुंबई के मालाड, कांदीवली, बोरीवली और दिंडोसी इलाके में कई चोरों की वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में चोरी करता था। शातिर चोर पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर महिलाओं वाले कपड़े बदलता था। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिर वापस रेलवे ट्रैक पर आकर बुर्का या सूट सलवार उतार कर स्टेशन पर पहुंचता। यह भीड़ का हिस्सा बनकर गायब हो जाता। गिरफ्तार आरोपी का नाम रंजीत कुमार उर्फ मुन्ना है जो बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है। आरोपी के पास से हीरे जड़ित 36 तोले के सोने के गहने, 1 किलो चांदी, बैंक में 13 लाख जमा, सोना पिघलाने की मशीन, घर तोड़ने के हथियार, छेनी और हथौड़ा बरामद किए गए हैं। शातिर चोर के पास से बरामद गहनों की कीमत 41 लाख रुपए आई है। साथ ही बिहार में जमीन खरीदने के लिए 10 लाख दिया और मालवनी में घर खरीदने के 6 लाख नगद दिया था। सभी चीजों को मालाड पुलिस ने जब्त कर लिया है। मार्च महीने से मालाड पुलिस ने शातिर चोर की तलाश कर रही थी। 1 महीने तक मालाड पुलिस रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी सूत्रों की मदद से जांच कर रही थी। 100 से 150 सीसीटीवी की जांच करने के बाद आरोपी महिला के वेश में दिखाई दिया। पीछे हेलो बराबर है। थोड़ा सा आप आएंगे वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। आ रहे हैं। पीछे कौन है? अभी रेडी है? समोर बघा। अरे भाई रुक जाओ, अभी आगे मत आवाज नहीं सर, इकडे बघा, समोर बघा तुम्ही, हेच करू नका। चलो भाई जाला। पटरी वालों ने तो लोगों ने हमारा फोन किया पुलिस को कि कुछ चोर बोल रहे हैं हमारे रात को। भाई रुक जा, आगे मत करो, एक मिनट जूम करके लो। भाई आगे वाले को हो गया तो पीछे आ जाओ। हम लोग ऐसे नहीं बोला।
चलो अभी हो गया। सांस फुला के कब से बैठे? अरे अरे आगे आगे कौन चला गया? लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दत्ता भाई सोने पे करो। पहला है वो साला मशीन पे पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। देखिए, मलाड पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि सीसीटीवी कैमरेज जो चेक किए उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की के से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपीयर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरिवली पुलिस स्टेशन और दिंडोशी पुलिस स्टेशन वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के सीसीटीवी वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके वो जो ऑब्जर्वेशन में एक पता चला कि जहां पर ये चोरियां होती थी उसके नज़दीक रेलवे ट्रैक होता था, और वो जो चोरी होने के बाद में जो एक्यूज्ड है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चल के जाते हुए दिखाई देता था। बाद में उसके बाद में वो डिसअपीयर हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख के हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहाँ पर तपास किया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पे कंसंट्रेट किया। रेलवे ट्रैक पे हालांकि वहाँ पर सीसीटीवी नहीं होते, इसके लिए वो वहाँ पर ये एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वहाँ उसने अपना दिमाग चलाया कि सीसीटीवी में कैद ना हो, इसके लिए उसने रेलवे ट्रैक पे उसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक फिर हमारी टीम ने कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक पे चेक किया और वहां पर रहते हुए एक शख्स को जो डाउटफुल था, जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा था, वैसे वो प्रोफाइल का आदमी हम लोग को दिखा। तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके हम लोगों ने उसका सीसीटीवी के माध्यम से जब पीछा किया तो मालवनी की तरफ वो जाते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने कम से कम वो रूट के 100 से 150 सीसीटीवी चेक किए और मालवनी में जाके वो वहाँ पर डिसअपीयर हुआ था। तो हमारी टीम ने वहाँ पर भी सब पूछताछ की और लगातार 2-3 दिन वहाँ पर वेट करने के बाद में वो प्रोफाइल का जो आरोपी था वो हम लोग को मिल गया। उससे जब पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर उसके घर में एक सोना और चांदी जो क्या डिजोल्व करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो उसकी मशीन हम लोग को मिल गई और उसके घर में सोने चांदी के जेवर भी वहाँ पर हम लोग को मिल गए। तो उसको फिर ये हमारे ऑफेंस में वहाँ से अरेस्ट किया गया, उसके पास पूछताछ की और उसने फिर कबूला के वहाँ पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरिवली पुलिस स्टेशन का 1 और दिंडोशी पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8 जो ऑफेंसेस है उसने डिस्क्लोज किए हैं। वहाँ के प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहाँ पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहाँ पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए 6 लाख कैश वहाँ पर उसने एडवांस दे दी है और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश मीन्स 13 लाख की रकम वहाँ पर बैंक अकाउंट में जमा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उससे
बरामद किया। ये इसकी एक खासियत ऐसी है कि उसने ध्यान में रखा था कि रेलवे ट्रैक पे सीसीटीवी नहीं होते, वहां पर जाके उसने वो पहले वारदात वो अंजाम देने से पहले वहां पर वो बैग अपना ट्रैक पे रखता था, वहां पर कपड़े चेंज करता था। पुलिस से बचने के लिए पहले वो लेडीज के कपड़े पहनता था, फॉर एग्जांपल बुरखा या पंजाबी सलवार कुर्ता, और वहां पर जो ओढ़नी वो लेता था ताकि उसका चेहरा कहीं दिखे ना। तो वैसे तो वो वहाँ पर कपड़े चेंज करने के बाद में, हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वापस वहाँ पर जाता था, ट्रैक पे वही कपड़े वापस पहनता था और ट्रैक से नज़दीक का रेलवे स्टेशन से फिर भीड़ में घुस के डिसअपियर हो जाता था। तो ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहाँ पर कमिटमेंट दिखाया और ये ऑफेंस ओपन किया है। ये जो हम लोग ने जो आरोपी और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर खबरों पर विस्तार के साथ। हाथ पैर बांधकर कंधे पर रखा दिव्यांग लड़की की किडनैपिंग का एक लाइव वीडियो सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने दिव्यांग लड़की को किडनैप कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें वो लड़की को कंधे पर रख कर ले जाते हुए दिखा है। दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में राजपाल नाम एक शख्स लड़की का अपहरण करते हुए दिखा है। वही लड़की का अपहरण करके उसने अपने कंधे पर हाथ पैर बांध कर ले जाते हुए नजर आया है। कालंदी कुंज इलाके से मंगलवार सुबह ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने राजपाल का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में 22 वर्षीय दिव्यांग महिला को उसके घर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि आरोपों को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें रविवार की सुबह मदनपुर खादर एक्सटेंशन से एक पीसीआर कॉल मिली थी। इसमें लड़की के अपहरण की सूचना दी गई। अपहरण का शिकार हुई लड़की, जो सुनने और बोलने में असमर्थ थी, माता पिता के साथ घर की छत पर सोते समय उसे उठा लिया गया था। कुछ ही देर बाद उसी गली में एक खाली पड़ी झुग्गी में एक शव मिला था। इसकी पहचान अपहत लड़की के रूप में हुई। घटनास्थल और आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने वाली पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से एक संदिग्ध की पहचान की। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में गला घोटने के कारण दम घुटने की मौत का कारण बताया गया है। हालांकि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। पटना जेल में कैदियों की मौज हो रही है। शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन के उड़े होश। पटना जेल के एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। जेल में बंद कैदी शराब पार्टी कर रहे थे। कैदी शराब और गांजा लेते हुए वीडियो बना रहे हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से शराब पीते पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अब राजधानी पटना का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजधानी पटना के मसौड़ी जेल का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेल में बंद कैदी शराब पार्टी कर रहे हैं। कैदी शराब और गांजा पी रहे हैं। वीडियो देखा जाए तो कुछ कैदी जेल के अंदर शराब पार्टी करते हुए, गांजा लेते हुए और मोबाइल से वीडियो बनाते दिख रहे हैं। कैदी गिलास में शराब लिए और मस्ती के मूड में कैमरे की ओर देखकर इशारे कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे युवक खुद को मसौड़ी जेल का कैदी बता रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने मसौड़ी उपकारा से जांच रिपोर्ट मांगी। वायरल वीडियो के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर जेल के अंदर शराब और गांजा कैसे पहुंच रहा। एक अन्य खबर में बीते बुधवार को बिहार के समस्तीपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अदालत परिसर से 4 विचाराधीन कैदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरार होने वाले कैदियों में छोटू उर्फ हंटर, मनीष कुमार, अरविंद सहानी और मंजीत कुमार शामिल है। वहीं भागने का प्रयास कर रहे एक अन्य विचाराधीन कैदी नागेंद्र कुमार को पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया। ये घटना उस समय हुई जब इन विचाराधीन कैदियों को अदालत में पेशी के बाद हवालात ले जाया जा रहा था। सभी कैदी अलग अलग आपराधिक मामलों के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। घटना के तुरंत बाद फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। एएसपी पांडे ने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया है।
चलेगा, मैं तो चुका हूँ। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में। और अब अगली खबर, राम मंदिर जाने को उत्सुक एलन मस्क के पिता एरोल भारत को बता रहे हैं वैश्विक महाशक्ति, वेदों का किया जिक्र। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने भारत को स्लीपिंग जायंट कहते हुए वैश्विक महाशक्ति बताया। इसके अलावा उन्होंने भारत के वेदों की भी बात की। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर जाने के इच्छुक है। टेस्ला के सीईओ और मशहूर अरबपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत दौरे पर है। या उन्होंने भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था तक की जमकर तारीफ की। एरोल मस्क ने अयोध्या के राम मंदिर में भी जाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने दुनिया भर में भारत की भूमिका पर कहा, भारत एक स्लीपिंग जायंट है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भारत की जीडीपी दुनिया में तीसरी या चौथी सबसे अधिक है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। यथातः एक विश्व शक्ति है। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। ये शानदार है। मैं आपको बताता हूँ कि ये शानदार क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं। India's cultural heritage as well as its spirituality, because we got to know that you are going to visit Ram Mandir as well. Yes, I'm very keen on doing that. I have a very humble appreciation of India's incredible history. To my mind, the history of the world really probably comes back to India at some point. And we know that we have Vedas and so on that go back 14,000 years and probably earlier. And so India has had lost civilizations, no doubt about that. Some of the Vedas even talk about flying vehicles. I have those Vedas, in fact, with me. And I wrote a book that includes a lot of stories about, includes information about India, Kashmir, Delhi and so on. And yeah, no, India is a fascinating place. There's no doubt about it. Absolutely fascinating. Sir, when do we expect Tesla in India? Do you see India's role in globally geopolitics? Well, you know, I was, there's no doubt about it. India is a sleeping giant. I mean, there's no doubt about it. It has been a bit of a sleeping giant. And now with India having a GDP which is about the third or fourth highest in the world. I mean, you know, what can I say? It's just absolutely incredible. It's ultimately a world power, you know, and so what can I say except it's terrific, because I'll tell you why it's terrific as well. Is Indian people are seem to me to be very loving people. They are not aggressive, mean people. They are people who embrace a person. So that's the kind of people we want to be in a position of being, you know, an important global power. We're tired of these other kind, if you know what I mean. So yeah. Would you like to give some message? और अब अगली खबर, पाकिस्तान भूखा मर रहा है। आईएसआई को 50 लाख की फंडिंग करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। सेल्समैन को 40 धमकी भरे कॉल आए हैं। धमकी देने वाले फोन पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी की हालत है, आईएसआई को 50 लाख की फंडिंग करो वरना गोलियां चलाएंगे और आलू बम फेंकेंगे। धमकी भरे कॉल्स के लगातार आने से कुलदीप का परिवार गहरे तनाव और भय में है। राजस्थान में झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में सेल्समैन कुलदीप चौहान के पास 2 दिनों से लगातार विदेशी व्हाट्सएप कॉल्स और धमकियों भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। कुलदीप ने बताया कि रविवार शाम से उनके मोबाइल पर विदेशी नंबरों से करीब 40 व्हाट्सएप कॉल आ चुकी है, जिनमें से कई कॉल्स के दौरान खुद को दाऊद इब्राहिम और गोल्डी बराड़ के आदमी बताकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। यू आर अंडर अरेस्ट के नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से बार बार कॉल्स आ रहे हैं। धमकी देने वाले फोन पर बोल रहे हैं कि
पाकिस्तान में भूखमरी के हालात है, ISI को 50 लाख की फंडिंग करो वरना गोलियां चलाएंगे और बम फेंकेंगे। इन धमकी भरे फोन से घबराए कुलदीप के पिता चुड़ावा पुलिस थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। उस समय DSP विकास धिंदवाल भी थाने में मौजूद थे। उसी दौरान एक बार फिर व्हाट्सएप कॉल आया जिसे DSP ने खुद उठाया और बात की। धमकी भरे कॉल्स के लगातार आने से कुलदीप का परिवार गहरे तनाव और भय में है। बहरहाल इस संबंध में पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल करने वालों की पहचान और लोकेशन की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चुड़ावा में फिरौती की मांग को लेकर फायरिंग हो चुकी है। ऐसे में फिर से फिरौती की मांग को लेकर मिल रही धमकी के बाद व्यापारी वर्ग में भय का माहौल है। हाँ जी, बताइए क्या मामला है? सर, कल शाम को मेरे पास कॉल आए थे व्हाट्सएप पे, ग्रुप कॉल। तो उसमें कोई फिरौती की मांग की मेरे से। उन्होंने बोला आप पैसे ट्रांसफ़र करो, हमें फंडिंग करनी है, पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं। और मैं गोल्डी ब्राड का आदमी बोल रहा हूँ और है ना, फंडिंग करो वहाँ जाके, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उस पर फंडिंग करो। मैं बोला मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है भाई। और फिर उन्होंने मेरे पूरी रात से मेरे को कम से कम 30 से 40 बार कॉल कर चुके हैं। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल करते हैं 8-10 मिल के, और फिर है ना अलग अलग लैंग्वेज में, कभी अरबी में, कभी उर्दू में, कभी इसमें पंजाबी में गालियाँ गलौच भी करते हैं सर। बहुत बुरी हाल। बस तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी मैंने पुलिस में, कल शाम को ही करवा दी थी सर। इससे पहले भी कभी? नहीं, इससे पहले नहीं, कल फर्स्ट टाइम था। क्या नाम आपका? मेरा कुलदीप नाम है सर। और अब अगली खबर। बिहार में तेज प्रताप मामले पर फिर सामने आया तेजस्वी यादव का बयान। तेज प्रताप यादव को लेकर हुए विवाद पर एक बार फिर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने पिता के निर्णय के साथ सहमति जताई। बिहार में लालू परिवार को लेकर काफी चर्चा चल रही है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया। इस बीच लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने भाई तेज प्रताप को लेकर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि अब उस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये वो जानते हैं। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया तो इस पर बातचीत होनी नहीं चाहिए। हमको किसी की निजी जिंदगी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। तेजस्वी यादव ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि अब उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई किसमें है, ये वो जानते हैं। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया तो इस बार बातचीत होनी नहीं चाहिए। हमको किसी की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई। इस लड़की का नाम अनुष्का यादव है। पोस्ट में दावा किया गया कि लड़की और तेज प्रताप रिलेशनशिप में है, जबकि तेज प्रताप यादव की पहले ही शादी हो चुकी है और तलाक का मामला चल रहा है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद तेज प्रताप विवादों में घिर गए। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में यह दावा किया कि उनके सोशल मीडिया को हैक किया गया, लेकिन तब तक मामला गर्म हो चुका था। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना किसी के निजी जीवन पे। और अब अगली खबर। शादी के 21 दिन बाद घर में मचा कोहराम। हनीमून बनाने पत्नी के साथ गया था मेघालय। 11 दिन बाद युवक की मिली लाश। मेघालय में 11 दिन से लापता इंदौर के कपल से पति राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है। कपल हनीमून मनाने गया था। इस दौरान दोनों 23 मई की शाम चेरापूंजी के पास ओसारा हिल से लापता हो गए।
मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे, जिसका शव सर्च ऑपरेशन की टीम ने बरामद किया। नवविवाहित कारोबारी राजा रघुवंशी का शव शादी के 21 दिन बाद और लापता होने के 11 दिन बाद एक गहरी खाई से बरामद हुआ। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई की शाम से चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स से लापता हो गए थे। इस दुखद घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले उनके सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस और बचाव दल पिछले 11 दिनों से लापता दंपति की तलाश में जुटे थे। 11 दिनों की खोजबीन के बाद राजा रघुवंश का शव खाई में मिला, जिसकी पुष्टि इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने की है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। घटना के बाद से ही मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अपहरण सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले ज़रूर। उसके लिए तलाश वहाँ पर जारी है। सर, अभी 10 दिन में क्या अपडेट मिला है? बताया जा रहा है कि एक बॉडी भी रिकवर हुई है। किसकी? अभी कुछ देर पहले ही मृतक राजा रघुवंशी जी के भाई विपिन रघुवंशी जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है कि ये राजा रघुवंशी की बॉडी है। और एसपी साहब से भी मैंने चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन एसपी साहब से बात नहीं हो पा रही थी। पर मैसेज में उनका रिप्लाई अभी आया है कि ये राजा की बॉडी है। सर, महिला की बॉडी के लिए अभी महिला की बॉडी के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। सर, अभी बताया जा रहा है जो एनडीआरएफ की टीम थी उसमें लगातार सर्चिंग की, इसके बाद ये बॉडी मिल गई है, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा समस्या थी। क्या बिल्कुल, तेज़ बारिश होने के कारण ही सर्चिंग में काफ़ी समस्याएं थी। मेरी एसपी साहब से डेली चर्चा हो रही थी। वहाँ के वो लाइव फोटोग्राफ भी भेज रहे थे सर्चिंग के, और अब जा कर के ये बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। और अब अभी भी चूँकि काम अधूरा है, इसलिए अभी वो सर्चिंग का ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। सर, प्राइमा फेसी अभी उसकी जो बॉडी मिली है उसकी क्या स्थिति, क्या कोई चोट के निशान है या किसी प्रकार के? अभी इस बारे में कोई ना तो मेरे को फोटोग्राफ शेयर नहीं हुए हैं। हो सकता है उनकी कार्रवाई चल रही हो। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। कोई आशंका जताई सर पुलिस ने किसी तरह? अभी कोई आशंका नहीं, क्योंकि 10 दिन पुरानी घटना है, तो इसलिए अभी तुरंत कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम डेफिनेटली वहीं होगा, चूँकि लोकल पुलिस के जुरिस्डिक्शन में है ये घटनाक्रम, इसलिए वहाँ की लोकल पुलिस ही सभी कार्रवाई करेगी। सर, महिला को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी सर्चिंग जारी है। जैसे अभी लगातार सर्चिंग हो रही थी, वैसे ही अभी सर्चिंग जारी है। सर, बहुत दुखद सूचना मिली है। विपिन जो हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से, हम लोग परेशान थे विपिन पिछले 8 दिनों से, और हम पूरा परिवार मेघालय सरकार से लगातार निवेदन कर रहे थे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के द्वारा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई चालू हुई। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी ये कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हम पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन खराब मौसम और बाकी सब चीज़ों के कारण हम लोग इस चीज़ को ठीक से सर्च नहीं कर पा रहे। दुखद घटना है हम सबके परिवार के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले शव प्राप्त हुआ है, जिसमें शिनाख्त की जाने पर उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ था, और उनके विपिन ने ये कंफर्म किया कि ये राजा ही है।
सोनम को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक सोनम को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी कोई जानकारी मिली है, ना उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पर जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं यहाँ लगातार इस बात को कहूँगा कि भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर, सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। क्या मार्क्स मिले हैं बॉडी पर? राजा आपने बोला लिखा हुआ है? हाँ, शरीर के हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है राजा, और उससे पहचाना विपिन उनके भाई ने, और ये कहा कि हाँ ये राजा ही। भैया, ये जो गाड़ी इनकी मिली टू व्हीलर, इससे कितना दूर? करीब 30 किलोमीटर दूर मिली है, जो घटना स्थल जहाँ से नीचे जाने की जगह होती है वहाँ से। और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सोनम के बारे में अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। हो सकता है ये लूट भी हो सकती है, अपहरण भी हो सकता है, और पता नहीं वहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, ये तो वहाँ की सरकार जाने। पर हम लोग बहुत खफा है मेघालय सरकार से, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि कोई सुरक्षा के साधन नहीं है और कुछ भी उचित तरीके अपनाए नहीं गए उनके शरीर को या उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। भैया, कोई दुश्मनी यहाँ लोकल तो नहीं किसी? अरे सर, एक मासूम बच्चा, अभी शादी हुई 11 तारीख को, नए नए दंपति मिले, शादी करके 20 तारीख को निकलते हैं। 21 से 22 को माता जी के दर्शन करते हैं, कामाख्या देवी को। वहाँ से कोई कहता है शिलांग बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने जाना चाहिए, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक लापता हो जाते हैं, उनकी लोकेशन गायब हो जाती है। और एक एक्टिवा लावारिस हालत में चाबी लगी मिलती है बिना हेलमेट के, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपका नाम बताइए। मैं रवि वर्मा, आप कौन हैं? मैं परिवार से हूँ सब। और अब अगली खबर। नोएडा में गुंडागर्दी की इंतहा, युवक से मारपीट के बाद उसे थार से उठाया। दिल्ली एनसीआर से रटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपराध का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने को लेकर हुए एक विवाद में पहले युवक की पिटाई करके उसे लहूलुहान कर दिया गया और फिर उसे थार से टक्कर मार दी गई। थार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक हवा में उड़कर नाले में गिर गया। इस घटना का खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना थाना सेक्टर 24 इलाके के सेक्टर 53 में 2 जून को दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। घटना में घायल युवक सौरभ यादव सेक्टर 39 का रहने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षी में मारपीट हुई, जिसमें सौरभ यादव नाम का युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद ही थार गाड़ी चालक ने उसे टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक 3 फीट तक उछलकर नाले में गिर पड़ा। भैया, मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ जी, क्या मामला हुआ था कल जो थार वार आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश हुई थी? भैया, एक फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड इन्होंने छेड़ी है और हम उस जगह पे जैसे पहुंचे, ये डंडों से, चाकू से और ब्लेड से और ईंटों से इन्होंने हम पे वार किया। जिनके टूर एंड ट्रेवल से काम चल रहे हैं, इनके 2 नंबर के काम चल रहे हैं, अपने आपको माफिया बताते हैं, नोएडा का बदमाश बनते हैं। इन्होंने हम पे बहुत सख्त और घायल वार किया है, जिससे हम मूर्छित हो गए। मेरे सर में और मेरे लोअर बैक में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। मुकदमा दर्ज करवा दिया, कुछ कार्रवाई हुई? कुछ ढंग से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना छोटी छोटी 2 धार लगा के मेरी इतनी चोट है, मेरे सर सब फटे पड़े हैं, मेरी इतनी चोट, गंभीर चोटें हैं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अब अगली खबर। पैसा जनता का, फायदा मिल रहा। राहुल ने अदानी समूह में LIC द्वारा किए गए निवेश पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा अदानी समूह में किए गए 5000 करोड़ रुपए के निवेश का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पैसा आपका, पॉलिसी आपकी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अदानी को। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक न्यूज वेबसाइट की खबर को साझा करते हुए LIC द्वारा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में किए गए निवेश को लेकर चिंता व्यक्त की। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने शुक्रवार को बताया कि कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड जारी कर दिया है, जिसमें 5000 करोड़ रुपए जुटाए गए। कंपनी ने एक बयान में कहा कि APSEZ ने भारतीय जीवन बीमा
LIC से 15 साल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए ये धन जुटाया है। NCD को प्रतिस्पर्धी 7% प्रतिवर्ष कूपन दर पर जुटाया गया। कंपनी की ओर से बयान में कहा गया कि APSEJD के मजबूत वित्तीय स्थिति और AAA स्थिर घरेलू क्रेडिट रेटिंग के कारण इस इशू को 7% प्रति वर्ष की प्रतिस्पर्धा कूपन दर पर लॉक किया गया और LIC की ओर से इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया। डिबेंचर BSE में सूचीबद्ध किए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।